फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है उत्सर्जन तंत्र के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने पाचन तंत्र के बारे में भी पढ़ लिया है, श्वसन तंत्र के भी बारे में पढ़ लिया है। दरअसल दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों टॉपिक में हम देखें, जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, तो इसमें हम लोगों ने यही देखा कि चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ अवशोषण होता था। हाँ, उत्सर्जन को भी हम पढ़ते थे, लेकिन उतना डीपली नहीं हमने जाना उत्सर्जन के बारे में कि आखिर उत्सर्जन है क्या। हम सिर्फ इतना ही जानते थे कि अवशोषण के बाद जो खराब पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं वो बाहर निकाले जाते हैं कुछ अंगों के द्वारा, कुछ उत्सर्जन अंगों के द्वारा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्सर्जन को डीपली समझेंगे कि किस तरह से क्या पूरा मतलब जो भी प्रक्रम है उत्सर्जन का, कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो बात आती है वो होती है उत्सर्जन होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था सिस्टम मतलब होता है, तंत्र मतलब सिस्टम। सिस्टम मतलब होता है कि जब कई सारी चीजें मिलके एक काम करें तो उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन में कई सारे अंग मिलके उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन, सबसे पहले उत्सर्जन का मतलब समझते हैं, जो हम लोगों का लेसन का नाम है उत्सर्जन। ठीक है, हमने डेफिनेशन लिखा है अपशिष्ट अर्थात खराब। अपशिष्ट मतलब होता है खराब। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है और वे अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। ठीक है, हम इसे समझा रहे हैं आपको। देखिए, हमारे शरीर में जब अवशोषण के फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं, तो उन अपशिष्ट अर्थात खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग समझ गए उत्सर्जन किसे कहते हैं। अब इस उत्सर्जन को भी कराने के लिए कुछ शरीर के कुछ अंग भाग लेते हैं। ठीक है, यानी कि उत्सर्जन की जो क्रिया हो रही है उसे आखिर कोई ना कोई करा रहा है, तभी तो वो क्रिया हो रही है। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जो कि उत्सर्जन का काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि इस चीज़ को समझने से पहले आप लोग ये ध्यान करिए कि मान लीजिए कोई एक क्लासरूम है, ठीक है, उसमें कई सारे स्टूडेंट हैं, एक टीचर है। ठीक है, तो उसमें एक स्टूडेंट जो है वो बहुत बदमाशी कर रहा है, तो अब टीचर क्या कहेगा, उसे उठो निकलो यहाँ से, यानी क्लास से बाहर निकलने को कह देगा। तो यहाँ पे जो टीचर है वो उत्सर्जन अंग हो जाएगा, क्योंकि उत्सर्जन की क्रिया उत्सर्जन अंग ही कराता है। यानी कि हम मतलब कोई भी टीचर है वो उत्सर्जन अंग है, यानी कि स्टूडेंट को कह रहा है कि बाहर जाओ, यानी वही क्रिया करवा रहा है। अब अपशिष्ट पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, वो जो खराब बच्चा है वो उत्सर्जी पदार्थ हो गया। ठीक है, उससे बाहर निकलने को कह रहा है, और ये जो रूम हो गया ये हम लोगों का शरीर हो गया। ठीक है, तो टीचर क्या हो गया, उत्सर्जी अंग, और बच्चा क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ, और ये रूम क्या होगा, हम लोगों का शरीर। ठीक है, और ये जो हम कह रहे हैं ए उठो निकलो यहाँ से, ठीक है, ये जो क्रिया हो रही है ये उत्सर्जन क्रिया हो रही है। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे उत्सर्जी अंग क्या है, उत्सर्जन क्या है, और इसके साथ साथ उत्सर्जी पदार्थ क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि इस उत्सर्जन की सारी प्रक्रिया में हमारे शरीर के कौन कौन से भाग लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट भाग लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है त्वचा। ठीक है, त्वचा जो है, अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि त्वचा किस पदार्थों को बाहर निकालती है, क्योंकि देखिए हमारे शरीर के हर एक अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं उनका अलग अलग तरह से काम होता है। हाँ खैर, काम सब एक ही करते हैं कि सब उत्सर्जन का ही काम करते हैं, लेकिन हर अंग हर तरह के तत्वों का उत्सर्जन अर्थात शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि पसीना जो है, नहीं देखिए, त्वचा जो है वो किस चीज, कौन से पदार्थ का निष्कासन करके बाहर निकालती है त्वचा से। ठीक है, तो जो त्वचा है वो सबसे पहली बात कि पसीने को बाहर निकालती है। ठीक है, पसीने को बाहर निकालती है, त्वचा जो है वो पसीने को बाहर निकालती है। आप लोग कभी भी देखे होंगे जो पसीना है हम लोगों का त्वचा से ही निकलता है पसीना। ठीक है, ये आप लोग गौर करते हैं। उसके बाद शिवम, शिवम एक तैलीय पदार्थ है जो कि आप देखो कि जो सो के आप लोग उठते हो सुबह सुबह में, तो वो आपके नाक के पास चिपचिपा पदार्थ होता है, वो लगा रहता है। ठीक है, उसके बाद त्वचा से जो है नमक भी निकलता है, नमक। अब आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा कि नमक त्वचा से, देखिए आप कभी भी जो पसीना होता है उसका आप लोग टेस्ट अगर करिए तो वो थोड़ा सा नमकीन टाइप में लगता है, थोड़ा खारा लगता है। तो नमक की कुछ मात्रा त्वचा से
पसीने के रूप में निकलती है, ठीक है। तो अर्थात उस पसीने में थोड़ा बहुत कुछ मात्रा नमक की भी होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल आप देखें, गर्मियों के दिन में जब आप ब्लैक कपड़ा पहनते हैं, काला कपड़ा पहनते हैं, तो उसके ऊपर कुछ सफ़ेद सफ़ेद मतलब धब्बे लग जाते हैं, ठीक है। तो वो जो धब्बे होते हैं ना, वही नमक होते हैं। जो आप देखेंगे कि कभी गर्मी में ब्लैक कपड़े आप लोग पहनो तो वो जो वाइट कलर के धब्बे लग जाते हैं, वही हम उसी को हम कह सकते हैं कि वो शरीर के त्वचा मतलब त्वचा के द्वारा नमक निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग त्वचा समझ गए कि त्वचा एक उत्सर्जी अंग है, वो इन चीज़ों का उत्सर्जन करता है, ठीक है, यानी कि शरीर से बाहर निकालता है। फेफड़ा जो है एक फेफड़ा को हमने बिल्कुल डीपली अपने श्वसनांग नामक चैप्टर में बता रखा है, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने आपको बता रखा है फेफड़े के बारे में, ठीक है। तो फेफड़ा जो है अभी यहाँ पे जो इसका काम है उत्सर्जन के लिए, वो सिर्फ हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो जो फेफड़ा जो है वो पहली बात तो CO2 गैस का उत्सर्जन करता है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये छोड़ने की जो क्रिया हो रही है वो फेफड़ा करता है, ठीक है। क्योंकि अब आप लोगों में से कुछ लोग सोचेंगे कि नाक से छोड़ रहे हैं, नहीं, ये जो दम लगता है हम लोगों के फेफड़े के नीचे डायफ्राम होता है, वो जो डायफ्राम जब फेफड़े को पुश करता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से क्या होता है, CO2 गैस निकल जाती है बाहर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं CO2 हम लोग समझ गए कि जो फेफड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ और हम लोगों को समझना चाहिए जो कि है वाष्प। ठंडी के दिन में आप लोग देखें तो आप लोग जब कभी सांस लेते हो तो या फिर मतलब थोड़ा मुंह खोलते हो तो ये कुछ भाप की तरह ऐसे मतलब धुएं की तरह मुंह से आपके निकलता है, ठीक है। तो वो हो जाता है जल वाष्प, यानी कि जो फेफड़ा है वो जल वाष्प का भी उत्सर्जन करता है, ठीक है। उसके बाद बलगम, फेफड़ा जो है वो बलगम का भी उत्सर्जन करता है, ठीक है। उसके बाद जो है बड़ी आंत, मैंने आपको इसके बारे में बिल्कुल डीपली बता रखा है हम लोगों के पाचन तंत्र नामक चैप्टर में कि बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब कुछ क्या है, इन सब के हर एक काम बता रखे हैं बिल्कुल डीपली। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप अभी जाके देख लो, एकदम गजब से आपको समझाया है। तो बड़ी आंत का यहाँ पे जो मेन काम है वो है अनपचा भोजन, जैसे काइल। देखिए हमने आपको अपने पाचन तंत्र नामक चैप्टर में बता रखा था अनपचा भोजन, जैसे कि हम लोग जब खाना खा लेते हैं तो गुदा द्वार रास्ते जो है अनपचा भोजन हम लोग मतलब जिसे हम लैट्रिन कर सकते हैं, उस रूप में वो निकल जाता है, ठीक है। तो अनपचा भोजन जैसे कि लैट्रिन हो गया, जैसे कि हम लोग काइल कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग समझ गए बड़ी आंत का क्या काम है यहाँ पे। उसके बाद एक चौथा नंबर है वो है यकृत। यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। देखिए अमोनिया कहाँ है, यूरिया कहाँ है, ये चीज जो है ना आप लोग देखे हैं तो जो टॉयलेट होती है उसमें अमोनिया, यूरिया, ये सब का हम बता रहे हैं आपको। जो हम लोगों की टॉयलेट होती है उसमें यूरिया पाया जाता है, और जो यूरिया होता है, यूरिया जो नहीं, सुनिए, ठीक है। तो देखिए जो यकृत है यानी जो लीवर है, ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अमोनिया एक बहुत ही घातक पदार्थ होता है जो कि बहुत गंध भी करता है और बहुत ही मतलब नुकसानदायक पदार्थ होता है। तो जो यकृत है ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अगर नहीं करे तो मान लीजिए कुछ देर तक ये जो अमोनिया है अगर ऐसे ही रहे, अगर देखिए अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, तो जो यूरिया रहता है अगर वो कुछ समय तक यूं ही छोड़ा मतलब खुला रहे तो वो फिर 2-3 घंटे के बाद फिर यूरिया अमोनिया में यानी कि इतने घातक पदार्थ में फिर से वो आ जाएगा। फिर अमोनिया था तो यूरिया किसने बनाया, यकृत ने, तो ये यूरिया बन के फिर अमोनिया बन जाएगा। इसीलिए ये यकृत क्या करता है, इसे अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके वृक्क को दे देता है, ठीक है। अब वृक्क के पास कौन सा क्या है, यूरिया है, ठीक है। तो अब वृक्क क्या करेगा, यूरिया को पेशाब का उत्सर्जन यानी यूरिया को वृक्क क्या करेगा, पेशाब के द्वारा बाहर कर देगा। आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पे जो दीवार होती हैं तो लोग वहाँ पे जाके टॉयलेट करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि उस समय जो है वो मतलब तत्काल समय में बदबू नहीं करता है, लेकिन आप देखो तो कुछ घंटों के बाद वहाँ पे बदबू आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, फिर जो अमोनिया रहता है वो यूरिया में बदलता है तब आपको गंध नहीं आती है, ठीक है। लेकिन जो यूरिया होता है वो 2 घंटे बाद फिर अमोनिया में बदल जाता है, तब आपको वो उस जगह पर जो है गंध फैलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा क्या, ये इतना घातक पदार्थ है कि ये जिस मतलब दीवार पे अगर कोई मान लीजिए टॉयलेट कर रहा है तो कुछ दिन के बाद वो दीवार ही गिर जाती है, ठीक है, दीवार गिर जाती है। उस मतलब इतना वो घातक पदार्थ है कि अगर वहाँ पे कोई टॉयलेट कर रहा है कुछ दिन मतलब करते जा रहा है तो एक दिन दीवार ही गिर जाती है, क्योंकि अमोनिया जो है वो
बहुत ही घातक पदार्थ होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यकृत समझ लिया, वृक्क समझ लिया, यानी यूरिया को पेशाब के द्वारा उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये जो वृक्क है हम लोगों का ना, ये सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही घातक पदार्थ को शरीर से बाहर करता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों इन उत्सर्जन अंगों के बारे में समझ गए होंगे और इनके क्या क्या काम है, किस किस पदार्थों का ये उत्सर्जन कहते हैं। आगे हम थोड़ा और समझते हैं वृक्क के बारे में। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं वृक्क के बारे में, क्योंकि हमने जितने भी उत्सर्जी अंग थे उनको एक ना किसी वीडियो में समझ चुके थे हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वृक्क के बारे में। वृक्क की पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे क्या काम है इसका, क्या कैसे कौन सी प्रोसेस है। तो सबसे पहले वृक्क यानी कि किडनी, जैसे कि उर्दू भाषा में हम लोग गुर्दा कहते हैं। ठीक है, तो इसका ये जो किडनी होती है, वृक्क होता है, ये उत्सर्जन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, जैसे कि मुख्य उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, ये उत्सर्जन की क्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जो इसका तीसरा पात्रिका है वो रक्त को छानता है। ठीक है, रक्त को छानता है, यानी कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें वो छान लेता है। कौन? वृक्क। अब कुछ लोग इसमें क्या समझेंगे कि रक्त को छानता है यानी कि फिर रक्त शुद्धिकरण हो जाता है ना, ऐसी बात नहीं है। देखिए, रक्त का जो शुद्धिकरण है वो फेफड़े में होता है। हमने लिखा है शुद्धिकरण जो है इसका फेफड़े में होता है। रक्त का छानने का मतलब ये है कि जो उसका पार्टिकल्स है वो छान लेता है, लेकिन फिर भी वो वैसा का वैसा ही रहता है। रक्त तब शुद्ध होता है जब उसमें ऑक्सीजन मिलता है, और उसे ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? जब वो फेफड़े में जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें बात है कि पेशाब का निर्माण करता है ये। ठीक है, और इसके साथ साथ में एसिड और बेस को नियंत्रित करता है। एसिड बेस यानी कि देखिए इसका जो महत्वपूर्ण मतलब वृक्क का जो महत्वपूर्ण काम हम बता दें कि ये जो बेस है और एसिड है, इन दोनों को मतलब नियंत्रित करता है, बराबर करके रखता है हम लोगों का जो वृक्क होता है। ठीक है, और उसके बाद जहर को निष्क्रिय करता है। देखिए, हम लोग अगर छोटा मोटा जो भी मतलब कम मतलब थोड़ा कम असरदार वाले जहर होते हैं, जो उतना मतलब घातक नहीं होते हैं, उसे तो हम लोगों की जो किडनी होती है वो मार देती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पावरफुल जहर इंसान के खाने में दे दिया जाता है, जिससे कि वो जो किडनी है वो उतने अच्छी तरीके से उस पर काम अपनी क्रिया नहीं कर पाती है, अर्थात वो क्या हो जाती है कि उसे बहुत क्षतिग्रस्त हो जाता है हम लोगों का ये हिस्सा। कौन? वृक्क जो है हम लोगों की किडनी है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो प्रश्न क्या है कि कभी कभी जो होता है कि मतलब किसी व्यक्ति के खाने में जहर मिला के दे दिया गया है, तो आप कैसे पता करेंगे कि उस व्यक्ति को जहर दिया गया है? किस अंग से डॉक्टर्स पता करते हैं? तो जो सबसे पहली बात है, किडनी से डॉक्टर्स पता करते हैं कि इंसान को जहर देके मारा गया है। ठीक है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किडनी जो है, वृक्क जो है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जहर मान लीजिए जो दारू पीते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका कौन सा अंग सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता है? तो कुछ लोग कहते हैं लीवर, नहीं लीवर नहीं, कुछ लोग कहते हैं वृक्क क्षतिग्रस्त होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, होता है, लेकिन वृक्क में आने से पहले जो हम लोगों का शराब होता है या फिर कुछ भी, वो जाता है सबसे पहले लीवर में। तो यानी सबसे पहले कौन क्षतिग्रस्त होगा? लीवर। उसके बाद लीवर के नीचे आकर वृक्क होता है ना, तो वृक्क उसके बाद क्षतिग्रस्त होगा, क्योंकि जो भी कुछ आएगा वो सबसे पहले लीवर में जाएगा और लीवर को क्षतिग्रस्त करेगा, तब फिर आएगा किडनी में, वृक्क में। तो वृक्क का काम क्या है? उत्सर्जन करना, चीजों को बाहर निकालना। तो जो जहर आएगा वो उसे भी बाहर निकाल देगा, लेकिन फिर भी ये सभी प्रक्रियाओं के द्वारा भी ये थोड़ा बहुत, ये जो अंग है वृक्क है, थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो जहर है वो 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी 70 से 80% इस अंग को क्षतिग्रस्त कर देता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है संख्या में 2 होते हैं जो वृक्क है। हमने देखिए एक संख्या मतलब ये 1 और ये 2, तो समझते हैं कि 2 होते हैं। अब जो दूसरी बात है, इनका भार जो है 140 ग्राम इनका भार होता है। ठीक है, झिल्ली यानी कि ये जो वृक्क होता है इसके बाहरी की एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि हृदय की बाहरी झिल्ली को पेरिकार्डियक कहते हैं, उसी तरह से जो वृक्क है इसके बाहरी झिल्ली को पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बाहरी भाग, ये जो है ये इसका मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, ये बाहरी भाग का फिगर है और ये आंतरिक भाग का फिगर है। ठीक है,
तो बाहरी भाग जो है इसका कार्टेक्स कहलाता है। ठीक है, इसका जो बाहरी भाग ये वाला, ये जहाँ देखिए एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम अधिवृक्क होता है। ठीक है, हम ग्रंथि नामक चैप्टर में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सभी ग्रंथियों के बारे में बताएंगे। तो जो इसका बाहरी भाग होता है वो कार्टेक्स कहलाता है। ये जो ये बाहरी भाग होता है, ये जो मैंने लाइन से कर दिया, ये वो कार्टेक्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद प्रवेश द्वार, जैसे कि रियल हीलियम कहते हैं, प्रवेश द्वार, ये जो वृक्क का प्रवेश द्वार होता है रियल हीलियम, इसे कहते हैं। ठीक है, वृक्क का प्रवेश द्वार यानी कि रियल हीलियम। देखिए सबसे ज़्यादा जो कहते हैं यूरिया कहाँ पाया जाता है, वृक्क के जो पूरा मतलब अंग होता है उसमें सबसे ज़्यादा यूरिया कहाँ पाया जाता है, तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा यूरिया रियल हीलियम में पाया जाता है जो कि वृक्क का प्रवेश द्वार होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बाहरी चलिए हो गए, प्रवेश द्वार हो गए। यहाँ पे लगभग 2%, यहाँ जो रियल हीलियम है यहाँ पे 2% जो है यूरिया पाया जाता है। 2% का मतलब ये नहीं कि मतलब सिर्फ 2% यूरिया पाया जाता है। ये जो यूरिया होता है उसमें 95% जो है वो जल होता है, बाकी जो 2% होता है वो यूरिया होता है। एक यूरिया की बात करें, यूरिया में 95% जल होता है, 2% जो है वो यूरिया होता है, बाकी 3% जैसे प्रोटीन वेटीन हो गया, जो अन्य तत्व हैं वो सब होता है। ठीक है, इसके बाद आंतरिक भाग, ये जो देखिए ये बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आंतरिक है जो अंदर का भाग होता है इसका, हम बाहर के भागों को कार्टेक्स कहते हैं, बाहर की झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। इसका जो आंतरिक भाग है, आंतरिक अंदर का जो भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ठीक है, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। और देखिए जो सबसे बहुत ही जरूरी बात यह है कि यूनिट इसकी क्या है, इकाई। कुछ लोग इकाई में कंफ्यूज हो जाते हैं। इकाई का मतलब है कोई भी चीज हो उसका एक अंश, उस अंश से जब कई सारी चीज बनती हैं तो उसे हम लोग इकाई कहते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी की जो इकाई होगी उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कोई दीवार है, वो ईंट से बनी है। ठीक है, उसमें हम देखें तो सीमेंट वगैरह भी लगे हुए हैं, उसमें कलर भी लगा हुआ है, हर एक चीज़ है। लेकिन अगर उसकी इकाई की बात करें तो वो एक ईंट है, यानी कि एक ईंट से दीवार बनी है, तो उस दीवार की इकाई ईंट कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे वृक्क में भी जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, हमारे वृक्क में जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है, जिसकी संख्या लगभग 8 लाख नेफ्रॉनों से मिलकर एक वृक्क बनता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी जो छोटा बहुत टॉपिक्स रह गए हैं उसे मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से हमारा बहुत सपोर्ट बनता है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई हमें देखे और हमारा